लगा लीजिए। विवर्तन, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, विवर्तन डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और लिखिए, जब प्रकाश ऊर्जा अथवा किरणें, जब प्रकाश ऊर्जा अथवा किरणें, जब प्रकाश ऊर्जा अथवा किरणें किसी पतली झिर्री, किसी पतली झिर्री अथवा, किसी पतली झिर्री अथवा, झिर्री स्लिट बोलते हैं, झिर्री अथवा पतले छिद्र से होकर गुजरती है, अथवा पतले छिद्र से होकर गुजरती है, तो वह झिर्री अथवा छिद्र के किनारों पर, झिर्री अथवा छिद्र के किनारों पर आंशिक रूप से मुड़ जाती है, किनारों पर आंशिक रूप से मुड़ जाती है, छिद्र के किनारों पर आंशिक रूप से मुड़ जाती है। इस घटना को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। इस घटना को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। इस घटना को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। अब इसको चित्र के द्वारा समझते हैं। ये पहली एक कोई पारदर्शी पृष्ठ है, लेकिन ये पेंटेड है, जैसे कि शीशा। ध्यान से समझिएगा, यहाँ दो चित्र मैंने बना रखा है, एक ये और एक ये। ये जो आप आयताकार देख रहे हो, इसे स्लिट कहते हैं, छिद्र, पतली झिर्री कहते हैं। और ये क्या है? छिद्र है, होल। ये झिर्री है, झिर्री को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? स्लिट। और ये क्या है? होल, छिद्र है। ये झिर्री कैसे बनेगी? पतली झिर्री कैसे बनेगी? तो जैसे वो मिरर होता है ना, दर्पण, दर्पण के एक तरफ क्या होता है? पेंट होता है। तो जो लाइट आती है वो पहले सरफेस से रिफ्लेक्ट होकर वापस दूसरे सरफेस से रिफ्लेक्ट होकर वापस चली जाती है, यानी पास आउट नहीं होती। अगर हम उस पेंट पर एक ब्लेड लें, ब्लेड स्टेनलेस स्टील वाली ब्लेड, और उसकी नोक रख के ऐसे एक लकीर खींच दें, तो जो पतला सा रेखा तैयार होगा ना, वही रेखा यहाँ हम बनाए हैं, जिसे क्या कहते हैं? झिर्री। तो जो पेंटेड मिरर का पिछला पृष्ठ है नहीं, दूसरा भाग जहाँ पे पेंट लगा होता है, उस पर आप ब्लेड की नोक से एक स्क्रैच बना दीजिए। वो स्क्रैच ही क्या कहलाएगा? झिर्री कहलाएगा। समझ में आई बात? दूसरा यहाँ पे होल है, कोई दफ्ती का टुकड़ा लेके आपने उसमें पिन से होल कर दिया तो वो भी बन जाएगा। तो ये दो तरीके से डिजाइन किया गया है। प्रकाश तरंगों के रूप में संचरित होता है, लेकिन इसे व्यक्त करने के लिए किरणों का उपयोग करते हैं, आप जानते हो। इस पृष्ठ पर बहुत सारी किरणें आएंगी ऐसे, परंतु इन किरणों में से वही किरणें आगे जाएंगी जो इस झिर्री के बिल्कुल सामने है, वो किरणें बाहर निकलेंगी। अब अगर इमेजिन करो ये न्यूटन्स के लॉ के अनुसार बुलेट की तरह व्यवहार करते, तो ये सभी किरणें ऐसे सीधे ही तो जाती, परंतु ऐसा होता नहीं है। ये किरणें अपने मार्ग से ऐसे क्या होती हैं? विचलित हो जाती है, बेंड हो जाती है। और एक बात और, यहाँ पर देखो कितनी किरणें आ रही थी, इसमें से 1 2 3 4 और ये 5। तो यहाँ भी 1 2 3 4 और 5 ही किरणें मिलती तब, जब यही प्रकाश केवल यहाँ इंटर करके आगे जाता। लेकिन आप देखते हो कि जब भी इस छिद्र से किरण निकलेगी तो 5 नहीं रहेगी, बहुत अधिक मात्रा में होती है। बट इंटेंसिटी इन किरणों की क्या होती है? कम होती है, तीव्रता थोड़ी कम होती है, क्योंकि प्रकाश की मात्रा कम होती है। ये मैंने यहाँ ढेर सारी किरणें क्यों बना दिया? आए तो 5, लेकिन मैंने 10 बना दिया। क्यों? क्योंकि 5 ही 5 नहीं रहेगा, वो तो मुख्य स्रोत से आने वाली किरणें हैं। हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत कहता है
कि माध्यम में स्थित प्रत्येक बिंदु नए तरंग स्रोत का कार्य करेगा और वहाँ से भी तरंगे निकलती हैं। तो ये जो पतली सी झिर्री आप देख रहे हो, ये पतली झिर्री भी क्या है, नया तरंग स्रोत का कार्य करेगा और यहाँ से नई तरंगे निकलेंगी जो कि प्राथमिक तरंगों की चाल से ही माध्यम में आगे बढ़ती हैं। ठीक है, तो यहाँ तरंगों की संख्या यानी जो रेखाओं यानी किरणों की संख्या जो हम यहाँ बना रखे हैं, वो किरणों की संख्या उतनी ही होनी चाहिए जितना यहाँ से आ रही है, ऐसा नहीं है। किरणों की संख्या बदली जा सकती है। क्यों? क्योंकि ये फिर एक नया तरंग स्रोत की भांति व्यवहार करेगा। यानी समझ लो ये प्रकाश स्रोत है जहाँ से प्रकाश किरण निकल रही है। और नेक्स्ट ये दूसरा वाला होल है, यहाँ से भी वही हाल होता है। ऐसी किरणें क्या होती हैं, होल के किनारों पर मुड़ जाती है। इसी घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का विवर्तन कहते हैं, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब यहाँ आप ध्यान दीजिए, ये किरण जो यहाँ पर जा रही थी उसका मार्ग वास्तविक तो ये है ना, ये एक्चुअल पाथ है, और ये डेविएट हो गई तो ये इसका क्या है, डेविएटेड रे। और एक्चुअल और डेविएशन के बीच में कुछ एंगल है ना, थीटा, इसे बोलते हैं एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन। क्या कहते हैं, एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन, अर्थात कितने कोण पर ये किरणें मुड़ी हुई हैं। आगे चलकर इन्हीं कोणों का हम उपयोग करने वाले हैं। ठीक है, ऐसे यहाँ भी देखो तो एक किरण जो ऐसे जा रही थी वो अपने मार्ग से क्या हुई है, विचलित हो गई है। तो कितना विचलन हुआ है वो एंगल हम मान लेते हैं थीटा है। क्या आपको ये चित्र समझ में आया? तो ये है विवर्तन की परिभाषा। अब इसमें क्वेश्चन है विवर्तन के प्रकार। विवर्तन के प्रकार यानी विवर्तन कितने प्रकार का होता है, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कितने प्रकार का होता है। तो जो डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है वो दो वैज्ञानिकों के अनुसार अलग अलग होगा। एक वैज्ञानिक है फ्रेनल, तो एक को बोलते हैं फ्रेनल विवर्तन, और एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है फ्रॉनहोफर। फ्रॉनहोफर, इनका एक अपना विवर्तन का तरीका होगा। फ्रेनल और फ्रॉनहोफर में डिफरेंस क्या है, विवर्तन तो दोनों में होना है, लेकिन इन दोनों में से किसी एक में लेंस का प्रयोग करेंगे और एक में लेंस का प्रयोग नहीं करेंगे। दूसरा, एक में प्रकाश स्रोत की दूरी अनंत होगी और एक में प्रकाश स्रोत की दूरी अनंत नहीं होगी, निश्चित होगी। तो वो कौन सा विवर्तन है जिसमें अनंत दूरी वाली बात की जाएगी, फ्रॉनहोफर है या फ्रेनल है? फ्रेनल नहीं, इसे नोट कर लीजिए तब आगे बताते हैं। इस विवर्तन के लिए लेंस का प्रयोग नहीं किया जाता। तो फ्रेनल के विवर्तन में क्या क्या गुण होने चाहिए भाई, ध्यान से सुनिए। फ्रेनल के विवर्तन में प्रकाश स्रोत, चाहे वो लाइट हो या कुछ भी हो, कोई ऐसा प्रकाश स्रोत जिसमें से किरणें क्या उत्पन्न होती हो, ये सोर्स है जिसे प्राइमरी सोर्स कह सकते हो। इसके सामने एक स्लिट होगी, बहुत नैरो स्लिट होगी, रेखा छिद्र होगा, और यहाँ पे होगी स्क्रीन, ये पर्दा हो गया। ठीक है, इस स्लिट को ही अवरोध कहते हैं, ऑब्स्टेकल। ये जो ऑब्स्टेकल है स्लिट, यही स्लिट ही तो डाइवर्ट करेगी लाइट को। तो ये सोर्स हो गया और ये पर्दा हो गया। पर्दे और इस प्रकाश स्रोत की दूरी क्या होगी, निश्चित होगी। दूसरा, इस अवरोध से स्क्रीन जो सोर्स की दूरी है वो भी निश्चित होगी, और अवरोध से स्क्रीन की दूरी भी निश्चित होगी, सीमित होगी, यानी अनंत नहीं होगी। जब प्रकाश की किरणें यहाँ से चलेंगी तो ये जो स्लिट है ये हाइगेंस के अनुसार सेकेंडरी सोर्स का कार्य करेगा, द्वितीयक प्रकाश स्रोत का कार्य करेगा, और यहाँ से प्रकाश तरंगे सभी दिशाओं में निकलेंगी ऐसे। और यहाँ पर हमको विवर्तन प्रतिरूप प्राप्त होगा। सबसे ज़्यादा तीव्रता का प्रकाश सेंटर पर मिलेगा
इसकी इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा, मैक्सिमम इंटेंसिटी, उसके बाद भी तीव्रताएं मिलेंगी, वो तीव्रता कम होगी और धीरे धीरे अंत में शून्य हो जाएगी। यहाँ भी इंटेंसिटी है, लेकिन ये इंटेंसिटी क्या है, मिनिमम है, इसीलिए इसे गौड़ उच्चिष्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, गौड़ उच्चिष्ट, और इसे क्या कहते हैं, केंद्रीय उच्चिष्ट, केंद्रीय उच्चिष्ट। तो सबसे ज़्यादा तीव्रता का जो विवर्तन प्रतिरूप होगा वो सेंटर पे मिलेगा और उसे कहते हैं मेजर मैक्सिमा, केंद्रीय उच्चिष्ट। और उसके बाद भी हमको तीव्रताएं मिलेंगी, पर वो तीव्रता केंद्रीय तीव्रता से कम होती जाएगी। इन्हें कहते हैं मिनिमा या गौड़ उच्चिष्ट कहते हैं। अंग्रेजी में माइनर मिनिमा कहते हैं या माइनर मैक्सिमा, और इसको बोलते हैं मेजर मैक्सिमा। मेजर मैक्सिमा और माइनर मैक्सिमा। तो जो केंद्रीय उच्चिष्ट है उसे उच्चिष्ट कहेंगे और इसकी इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा, उसके बाद भी हमें इंटेंसिटी मिलेगी, लेकिन वो इंटेंसिटी सेंटर से कम होगी और ऐसे कम होते होते एक बार अंत में इंटेंसिटी जीरो हो जाएगी। ये जो पैटर्न बना हुआ है इसे कहते हैं विवर्तन प्रतिरूप। इसे क्या कहते हैं, विवर्तन प्रतिरूप कहते हैं, डिफ्रैक्शन पैटर्न। तो ये जो डिफ्रैक्शन पैटर्न बन रहा है, इस डिफ्रैक्शन पैटर्न के लिए सोर्स और इस ऑब्स्टेकल्स के बीच का डिस्टेंस भी डेफिनिट है, निश्चित है, और इस ऑब्स्टेकल और स्क्रीन के बीच का भी डिस्टेंस क्या है, डेफिनिट है, निश्चित है। दूसरा, पर्दे और स्रोत के बीच की दूरी भी क्या है, स्थिर है, सीमित है। ऐसा नहीं कि इसको चंद्रमा से प्रकाश की किरणें ला रहे हैं। 1 मीटर, 1.5 मीटर, 2 मीटर, 4 मीटर, इस तरीके का डिस्टेंस होगा जो प्री डिफाइन होगा, पहले से हमें ज्ञात होगा। दूसरा, इस ऑब्स्टेकल और इस स्क्रीन के बीच में कोई लेंस नहीं प्रयोग किया गया है। तो इस विवर्तन का नाम क्या है, फ्रेनल का विवर्तन। अगला क्या पढ़ना है, फ्रॉनहोफर का। तो फ्रॉनहोफर का विवर्तन क्या है उसे पहले लिखते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। परंतु ये चित्र आप बना लीजिए जिससे फ्रेनल आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ जाए। अगला हेडिंग लगाएंगे, फ्रॉनहोफर का विवर्तन। फ्रॉनहोफर का विवर्तन। नेक्स्ट हेडिंग, फ्रॉनहोफर का विवर्तन। ये जो वैज्ञानिक फ्रॉनहोफर है, इन्होंने और भी कई बड़े बड़े रिसर्च किए थे। उनमें से एक रिसर्च मैं आपको बता देता हूँ। आपने पढ़ा होगा कि अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं, पढ़े हो ना। अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं, चाहे वो ऊष्मा के हो चाहे वो प्रकाश के हो। तो गैस के आयनीकरण के द्वारा प्रकाश उत्पन्न होता है। गैसों के आयनीकरण से क्या होता है, प्रकाश उत्पन्न होता है। जब गैसें आयनित होती है तो इस अवस्था को प्लाज्मा कहते हैं, और प्लाज्मा अवस्था में ही गैसों से प्रकाश ऊर्जा का जन्म होता है। तो जो सूर्य है, सनलाइट, सूर्य में इसका एक केंद्रीय भाग है, इसके बाद इसका क्या है, सरफेस है। तो जो ये सेंट्रल पार्ट है और जो सरफेस है, केंद्रीय भाग में विस्फोट होता है, नाभिकीय संलयन, इससे ऊर्जा उत्पन्न होती है। और ऊर्जा उत्पन्न होने के बाद जो गैस के अणु यहाँ पाए जाते हैं उनका क्या हो जाता है, आयनीकरण, और उस आयनीकरण के कारण ये प्लाज्मा अवस्था में आ जाते हैं। फिर यहाँ से प्रकाश ऊर्जा का जन्म होता है और ये प्रकाश ऊर्जा धीरे धीरे आगे ऐसे माध्यम में बढ़ती है। यस, ये केंद्र से निकलकर प्रकाश को इसके पृष्ठ तक आने में 1,90,000 वर्ष लगता है। 1,90,000 वर्ष लग जाते हैं केंद्र में लाइट को तैयार होकर सूर्य के पृष्ठ तक आने में, और फिर पृष्ठ से पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 22 सेकंड लगता है। फ्रॉनहोफर ने एक रिसर्च किया, वो यहाँ तो गया नहीं होगा भाई, सूर्य पे कोई जा नहीं सकता क्योंकि सूर्य क्या है, गैस का एक गोला है। वहाँ जाकर भी क्या करोगे, स्टैंडिंग ऑब्स्टेकल ही नहीं रहेगा, हवा में कब तक रहेंगे, शक्तिमान थोड़ी ना है कि नहीं।
तो ये जो किरणें यहाँ से निकलती है, इस फ्रॉनहोफर ने एक रिसर्च किया। इसने देखा कि केंद्र से जैसे मान लो हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन में से 1 2 3 4 5 और 6 प्रकार की तरंगदैर्ध्य उत्पन्न हो रही है जो आगे जा रही है। इसने ऑब्जर्व किया कि जो ये लाइट आ रही है, इसमें कुछ जगह पर हमको डार्क लाइन मिलती है। कैसे लाइन मिलती है? डार्क का मतलब यहाँ लाइट ही नहीं होती है, ये लाइट इससे बाहर आती नहीं है। यानी केंद्रीय भाग में इस प्रकाश किरण का जन्म तो हुआ, लेकिन पृष्ठ के बाहर ये पृथ्वी तक नहीं आती है। सिर्फ कुछ ही प्रकाश की किरणें हैं विशिष्ट जो पृथ्वी तक आती हैं। तो जो किरणें यहाँ से नहीं आती उनका स्थान खाली हो जाएगा ना, ब्लैंक हो जाएगा, ब्लैक लाइन उन्हें बोलेंगे हम। इस घटना की व्याख्या करने के लिए इसने कहा कि जो गैस का अणु इन किरणों को उत्सर्जित किया है वो केंद्रीय भाग में था, और वही गैस का अणु इसके पृष्ठ में भी है। जब ये किरणें उसी अणु से टकराती है तो वो अणु इन किरणों को ऑब्जर्व कर लेते हैं, क्योंकि अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं। जिन्होंने किरणों को उत्सर्जित किया है वही समान अगर अणु इनके सामने किरणों के सामने आ जाएंगे तो वह अणु उस प्रकाश ऊर्जा का क्या कर लेते हैं? अवशोषण। इसलिए वो ऊर्जा पृथ्वी तक नहीं आ पाती, उसकी जगह हमें काली रेखाएं प्राप्त होती है। और इन रेखाओं का अध्ययन सबसे पहले फ्रॉनहोफर ने किया था, इसीलिए इसे फ्रॉनहोफर रेखाएं कहते हैं। फ्रॉनहोफर रेखाएं कहा जाता है। तो हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में या सूर्य के स्पेक्ट्रम में जो काली रेखाएं हमें प्राप्त होती हैं, उन काली रेखाओं को कौन सी रेखा कहेंगे? फ्रॉनहोफर लाइन। ठीक है। अब इस व्यक्ति का रिसर्च ही पृथ्वी से लेकर अगर सूर्य तक रहा होगा तो इस पर्दे के लिए और स्रोत के लिए दूरी कितनी रही होगी? अपरिमित ही बनेगी ना। अगर इसने डिफ्रैक्शन के बारे में बात किया होगा तो इतना लंबा रिसर्च करने वाला व्यक्ति इस स्क्रीन और सोर्स को कहाँ कहाँ कंसिडर करेगा? अनंत पर, क्योंकि ये तारों से आने वाले प्रकाश की किरणों के विवर्तन से संबंधित होगा। और वो किरणें कहाँ से आती हैं? अनंत से। ठीक है। तो इस फ्रॉनहोफर के विवर्तन में क्या क्या हो जाएगा? स्रोत और पर्दे के बीच की दूरी अनंत हो जाएगी। ऑब्स्टेकल जो यहाँ पर अवरोध है, जिसे स्लिट कहते हैं, वो स्लिट पर्दे से असीमित दूरी पर होगा और स्रोत भी इससे क्या होगा? असीमित दूरी पर होगा। दूसरा, विवर्तन प्रतिरूप पर्दे पर आए, इसके लिए इन किरणों के मार्ग को हमें मोड़ना होगा, तो बीच में लेंस का भी उपयोग हम करेंगे। और कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। तो यही आपको लिखना है कि फ्रॉनहोफर के विवर्तन में क्या क्या बातें की गई थी। नोट कर लीजिए। फ्रॉनहोफर विवर्तन में प्रकाश स्रोत तथा पर्दा, फ्रॉनहोफर के विवर्तन में प्रकाश स्रोत तथा पर्दा विवर्तनकारी अवरोध, प्रकाश स्रोत अथवा पर्दा विवर्तनकारी अवरोध से प्रभावी रूप से, विवर्तनकारी अवरोध से प्रभावी रूप से अनंत दूरी पर होते हैं। अनंत दूरी पर होते हैं। प्रकाश स्रोत तथा पर्दा विवर्तनकारी अवरोध से अनंत दूरी पर होते हैं। प्रभावी रूप से अनंत दूरी पर होते हैं। अनंत दूरी पर होते हैं। फिर लिखिए, इसे प्राप्त करने के लिए स्रोत तथा पर्दे को दो लेंसों के फोकस तलों में रखते हैं। दो लेंसों के फोकस तलों में रखते हैं। दो लेंसों के फोकस तलों में रखते हैं। दो लेंसों के फोकस तलों में रखते हैं।
तथा इसके लिए आपाती तरंगाग्र तथा इसके लिए आपाती तरंगाग्र समतल होता है। आपाती तरंगाग्र समतल होता है। जैसे हमने यहाँ सीखा फ्रेनेल में तरंगाग्र कैसा था, स्फेरिकल गोलीय या बेलनाकार। इसमें कैसा होगा, समतल होगा। समतल तरंगाग्र क्यों बनेगा, क्योंकि प्रकाश स्रोत क्या अनंत दूरी पर है और अनंत दूरी से आने वाले प्रकाश स्रोत के लिए तरंगाग्र हमेशा समतल ही माना जाता है। इसका चित्र बनाएंगे तो ये मान लीजिए सोर्स है, स्रोत, और इस स्रोत के ठीक सामने एक लेंस यूज़ करेंगे। एक लेंस यहाँ यूज़ किया जाएगा और सामने स्लिट होगी, स्लिट, और इसके ठीक सामने एक और लेंस का प्रयोग करेंगे और दोनों लेंस के फोकस तल एक दूसरे के फोकस पर हों, यानी पहले का फोकस दूसरे के लिए, दूसरे का फोकस पहले के लिए, समान फोकस तल में रहेंगे। सामने स्क्रीन होगा, और क्या ये स्क्रीन पर है, क्या ये कैमरे की स्क्रीन पर है? तो ये प्रकाश स्रोत है, ये पहला लेंस है L1 और ये दूसरा लेंस है L2 और ये है स्क्रीन, पर्दा। प्रकाश की किरण स्रोत से ऐसे चलेगी और इसके बाद प्रथम लेंस द्वारा ये बेंड होगी, अर्थात मोड़ दी जाएगी तो ऐसे आएगा। और ये मान लो स्लिट की ऊपरी सीमा है, इसमें से ये किरणें प्रवेश करती और सीधा ऐसे दूसरे लेंस पे जाके टकराएंगी और ये लेंस इन किरणों को मोड़कर कहाँ पहुँचा देगा, सेंटर पर। तो एक विवर्तन प्रतिरूप यहाँ प्राप्त होगा। ठीक है, कुछ किरणें आपको पता है कि इस स्लिट के किनारों पर क्या होंगी, मुड़ जाएंगी, तभी तो विवर्तन होगा। तो जो किरणें मुड़ेंगी वो यहाँ जाएंगी ऐसे, मान लो थीटा डिग्री पर ये मुड़ गई है। अब यहाँ से अपवर्तन होने के बाद यहाँ पहुँच जाएगी। ऐसे एक किरण यहाँ से जाएगी और अपवर्तित होके यहाँ पहुँच जाएगी और एक विवर्तन प्रतिरूप यहाँ प्राप्त हो जाएगा। ये जो आप डायरेक्शन देख रहे हो, रे डायग्राम, ये किसके विवर्तन का है, फ्रॉनहोफर के विवर्तन का है। ठीक है, तो फ्रॉनहोफर के विवर्तन में स्रोत और ऑब्स्टेकल इन्फिनिट पे होते हैं और यहाँ भी स्क्रीन और ऑब्स्टेकल भी क्या होते हैं, इन्फिनिट पे, या स्क्रीन और सोर्स भी क्या होता है, इन्फिनिट डिस्टेंस पे होता है, असीमित दूरी पर होता है। दो लेंसों के हमेशा कॉम्बिनेशन का उपयोग करेंगे और ये फोकस तल में ही रखे जाएंगे, तब ये विवर्तन प्रतिरूप बनेगा। इसे फ्रॉनहोफर का विवर्तन कहते हैं, इसे आप बना लीजिए। इसके आगे की सभी चर्चाएं अगले वीडियो में। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं।